जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो। दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर जो दलपत सिंह है उसकी हमने चर्चा कर ली थी। अब हम बात करेंगे सूरज सिंह की। ठीक है दोस्तों, सूरज सिंह की दोस्तों, सूरज सिंह की। सूरज सिंह थोड़ा आगे चल के आएगा। तो जो सूरज सिंह है, जो 1613 से 1631 तक क्या रहेगा, बीकानेर का राजा रहेगा। इसके बारे में ज्यादा हमें जानकारी मिलती नहीं है, मोटी मोटी दो तीन जानकारी है उसके हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सुर सिंह है, इसको राजा उत्तराधिकारी घोषित किसके कहने पर किया गया। तो रानी थी गंगा, उसके प्रभाव में आकर उसके कहने पर इसको क्या घोषित किया गया था, उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो लिख लो, रानी गंगा के प्रभाव, यानी इनके प्रभाव में आकर उत्तराधिकारी घोषित। उत्तराधिकारी, रानी गंगा के प्रभाव में आकर क्या घोषित कर दिया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब समझना, जहांगीर जो है, उस जहांगीर के टाइम पर ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, विश्वास पात्र हो जाता है इसका। इसका है, जहांगीर ने इसको 4000 की मनसबदारी दी थी। कितने की मनसबदारी दी थी, 4000 की मनसबदारी दी थी जहांगीर द्वारा। 4000 की मनसबदारी। वैसे 4000, 4 4 हजार के एक वो होता है, जोड़ा होता है ये। इसके अंदर 4000 जात होती है और 4000 सवार होता है। ठीक है दोस्तों, और जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो इसको एक लिख दिया जाता है कि 4000 क्या दे दी गई थी, 4000 की मनसबदारी दे दी गई थी। ठीक है दोस्तों, अब समझ लो, जहांगीर जो है उसके शासनकाल के अंदर जो भी विद्रोह हुए थे, मुख्य मुख्य विद्रोह, तो उन विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने क्या किया था, ये जो सुर सिंह है इसको भेजा था। और वो विद्रोह किस किस के विद्रोह थे, तो वो विद्रोह थे सबसे पहले तो खुर्रम का, जहांगीर का जो पुत्र था खुर्रम, उस खुर्रम का विद्रोह था। एक था झुंझार सिंह का विद्रोह। इन विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया जहांगीर के द्वारा, सुर सिंह को भेजा गया। तो लिखो, ये खुर्रम वही है शाहजहां। आगे चलिए, खुर्रम किस नाम से राजा बनता है, शाहजहां के नाम से, जिसने ताजमहल बनवाया था। झुंझार सिंह के विद्रोह को दबाने भेजा। क्या करने भेजा, दबाने भेजा। ठीक है दोस्तों, तो सुर सिंह के बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो यही थी। उतार लो, फिर उसके आगे की बात चर्चा करेंगे। उतार लो आराम से। चलिए दोस्तों, आगे की बात करते हैं। अब इसके बाद में जो राजा बनेगा वो बनेगा कर्ण सिंह राठौर। बीकानेर का अगला राजा कौन बनेगा, कर्ण सिंह राठौर। तो हेडिंग मान लो, कर्ण सिंह राठौर। ये जो कर्ण सिंह है, 1631 से 1669 तक क्या रहेगा, बीकानेर का राजा रहेगा। ठीक है दोस्तों, 1631 से 1669 तक क्या रहेगा, बीकानेर का राजा। दोस्तों, कर्ण सिंह जो था वो दो मुगल शासकों के समकालीन था। पहला तो है जहांगीर और दूसरा है शाहजहां। पहला तो कौन है, पहला तो रहेगा 1631 के अंदर जहांगीर, दूसरा रहेगा शाहजहां। ठीक है दोस्तों, लिख लो, ये दो मुगलों के समकालीन था। दो मुगलों का क्या रहेगा, ये समकालीन रहेगा।
पहला तो रहेगा शाहजहां। 31 के अंदर राजा बन जाएंगे। और 31 के अंदर तो शाहजहां जो है वो 1622 के अंदर राजा बन जाता है। तो जहांगीर के एक तो जहांगीर नहीं, शाहजहां के टाइम पर राजा वो रहेगा इस समकालीन। और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा औरंगजेब। हमें पता है 1668 के अंदर औरंगजेब आखिरी उत्तराधिकारी युद्ध जीत लेता है, और ये बात है 69 की। तो किसके समकालीन हो गए? दो के। एक तो शाहजहां और दूसरा है औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, अब समझना बात। पहले हम बात करते हैं शाहजहां के समय इसकी महत्वपूर्ण भूमिका। तो शाहजहां के समय दक्षिण भारत के अंदर शाहजहां के द्वारा इसको नियुक्त कर दिया जाता है। और दक्षिण भारत के जितने भी अभियान होते हैं उसके अंदर जो कर्ण सिंह होता है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है दोस्तों, तो दक्षिण भारत के अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका। एक और जानकारी मिलती है हमें कर्ण सिंह की। 1644 ईस्वी के अंदर कर्ण सिंह युद्ध लड़ता है जिसे कहते हैं मतीरी की राड़। मतीरी की राड़। ठीक है, जब मैं मारवाड़ का इतिहास आप लोगों को पढ़ा रहा था, और मारवाड़ के इतिहास के अंदर जब अमर सिंह राठौड़ हम पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था अमर सिंह राठौड़ ने मतीरी की राड़ के अंदर बीकानेर के कर्ण सिंह से युद्ध किया था। तो वो बीकानेर का कर्ण सिंह यही है। इसके समय पर मतीरी की राड़ का क्या करता है? ये युद्ध करता है। इसकी चर्चा विस्तार से हमने मारवाड़ का इतिहास, जोधपुर का इतिहास पढ़ा था, उसमें कर ली थी। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखना, ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आए कि जो मतीरे की राड़ है वो क्या थी और क्या नहीं थी। ठीक है दोस्तों, चले हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करिए औरंगजेब की। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब, आप लोगों को पता होगा दोस्तों, औरंगजेब जो राजा बनता है तो वो संघर्ष करे राजा बनता है। जो जो कहते हैं शाहजहां होते हैं, उसके चार पुत्र होते हैं। नाम क्या क्या होते हैं चार पुत्र के? जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ठीक है, चलो कोई नहीं, अगर याद नहीं है तो मैं बताता हूँ। एक का नाम होता है दारा शिकोह, एक का नाम होता है शुजा, एक का नाम होता है मुराद, और एक औरंगजेब। औरंगजेब सबसे छोटा होता है। हम ये पता है कि जो औरंगजेब है उसका मुख्यतः उत्तराधिकारी संघर्ष किसके साथ होता है? दारा शिकोह के साथ होता है। तो जब औरंगजेब अपना उत्तराधिकारी संघर्ष कर रहा था, अपने भाइयों से विद्रोह कर रहा था, युद्ध कर रहा था, तो उस समय कर्ण सिंह राठौड़ किसकी सहायता करता है? औरंगजेब की सहायता करता है। औरंगजेब को अपने दोनों पुत्र दे देता है। एक का नाम होता है केसरी सिंह, एक का नाम होता है पदम सिंह। और अपनी सेना भी औरंगजेब को देता है, जिससे औरंगजेब उत्तराधिकारी युद्ध के अंदर जीत जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लिखो, विद्रोह काल में अपने पुत्रों को, जिसका क्या क्या नाम होता है? एक का नाम होता है केसरी सिंह, का नाम क्या होता है? एक का नाम होता है पदम सिंह। वह पदम सिंह को औरंगजेब की सेवा में नियुक्त। ठीक है दोस्तों, तो ये जो जानकारी है इसे उतार लो, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं इसके दरबारी विद्वान की। एक हमें ये जो कर्ण सिंह है, इस कर्ण की एक उपाधि हमें मिलती है, और वो उपाधि मिलती है जांगलधर बादशाह। क्या मिलती है वो?
इसकी एक उपाधि मिलती है, इसका नाम होता है जांगलदार बादशाह। यहाँ लिखो, उपाधि क्या मिलती है हमें? जांगलदार बादशाह। कहा जाता है कि ये वाली जो उपाधि थी वो मुगल शासक ने कर्ण सिंह को दी थी, परंतु दोस्तों ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। ये जो उपाधि थी वो राजपूतों के द्वारा दी गई थी। उस समय राजपूत जितने भी शासक थे, राजपूतों के द्वारा। तो इसकी जानकारी हमें कौन से ग्रंथ में मिलती है? तो एक ग्रंथ है, इसका नाम है शुक सप्तशती। क्या नाम है ग्रंथ का? शुक्र सप्तशती। और ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ की रचना की थी चिंतामणि भट्ट ने। किसने की थी? चिंतामणि भट्ट ने। इस ग्रंथ के अंदर हमें पता चलता है कि इसको कौन सी उपाधि दी गई थी? इसको उपाधि दी गई थी जांगलदार बादशाह की। ठीक है दोस्तों, एक रचना और हमें मिलती है इसके टाइम की। आप एक कमर उतार लो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो को नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों ने उतार लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हमें इसके समय की रचना देखने को मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है वो। तो उसका नाम है साहित्य कल्पद्रुम। क्या नाम है उसका? साहित्य कल्पद्रुम। क्या नाम है उसका? साहित्य कल्पद्रुम। अब बात करते हैं हम कर्ण सिंह के दरबारी विद्वानों की। किसकी बात करते हैं? कर्ण सिंह के दरबारी विद्वानों की। दोस्तों मेरी राइटिंग बहुत अच्छी लग रही होगी आपको, स्पेशली कोर्स करके आया हूँ मैं जर्मनी से राइटिंग का, साहित्यिक विद्वानों की। ठीक है दोस्तों, और साहित्यिक विद्वान कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो एक हमें दरबारी दरबारी विद्वान मिलता है, इसका नाम है होश सिंह भट्ट। क्या नाम है उसका? होश सिंह भट्ट। लिख लो, पूछा जा सकता है। होश सिंह भट्ट। एक हमें दरबारी विद्वान और मिलता है, इसका नाम होता है कवि मुद्गल। ये क्या नाम मिलता है? कवि मुद्गल। एक दरबारी विद्वान का क्या नाम मिलता है? कवि मुद्गल। ठीक है दोस्तों, एक दरबारी विद्वान और है जिसका नाम है गंगाधर मैथिली। क्या नाम है? गंगाधर मैथिली। रचना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी, रचनाएं नहीं पूछी जाती है, दरबारी विद्वानों में नाम पूछे जा सकते हैं, इसलिए वो लिखवा दिया। और इसी के साथ जो हमारा कर्ण सिंह है, वो कर्ण सिंह क्या होता है? पूरा हो जाता है। उतार लो इसको, फिर हम बात करेंगे अनूप सिंह की। ठीक है दोस्तों, उतार लिया हुआ आपने, आगे की चर्चा करते हैं हम। मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब हेडिंग डाल लो कर्ण सिंह के बाद में अनूप सिंह। अनूप सिंह थोड़े इंपॉर्टेंट राजा रहेंगे, और अनूप सिंह को हम थोड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अनूप सिंह। थोड़ा शायद छोटा दिख रहा होगा आपको, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हमारे स्टूडेंट्स को भी नहीं दिख रहा है तो। अनूप सिंह, ये अनूप सिंह 1669 से 1698 ईस्वी तक क्या रहेंगे? बीकानेर के राजा रहेंगे। ठीक है ना? अब बात करते हैं अनूप सिंह की उपाधियों की, कि भाई अनूप सिंह ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी। तो सबसे पहले जो अनूप सिंह ने उपाधि धारण की थी उसका नाम था महाराजा। क्या नाम था उसका?
महाराजा। दूसरी जो उपाधि धारण की थी उसका नाम था महाभरातिव। क्या नाम था उसका? महाभरातिव। तो उतार लो इसको। अनूप सिंह की उपाधियों की बात करेंगे, उपाधियों की। एक का नाम क्या है उपाधियों का? महाराजा। और दूसरे का नाम क्या है? महाभरातिव। और ये जो दोनों के दोनों जो उपाधियां थी किसने दी थी? औरंगजेब ने। किसने दी थी? औरंगजेब। औरंगजेब। औरंगजेब ने अनूप सिंह को दो मुख्य अभियानों में भेजा था, और वो दोनों जो अभियान थे वो दोनों ही अभियान बहुत मुख्य थे। 1686 के अंदर तो भेजा था बीजापुर अभियान पर, और जो 1687 था उसके अंदर भेजा था गोलकुंडा अभियान पर। ठीक है दोस्तों। औरंगजेब ने इनको दो अभियानों में भेजा था, 1686 के अंदर, एक 1687 के अंदर। जो 1686 है उस 1686 के अंदर कौन से अभियान में भेजा? बीजापुर अभियान पर। यह है बीजापुर अभियान। और जो 1687 है इसके अंदर भेजा गोलकुंडा अभियान। कमेंट सेक्शन में बताओ गोलकुंडा जो है वो क्यों फेमस है? गोलकुंडा अभियान। प्रसिद्ध हीरा जो कोहिनूर था वो गोलकुंडा की खान से निकला था। ठीक है। तो ये जो दो अभियान थे इस पे किसने भेजा? औरंगजेब ने अनूप सिंह को। अनूप सिंह का इन दोनों अभियानों पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण क्या रहा था? योगदान। ठीक है दोस्तों। अनूप सिंह का जो है वो इन दोनों अभियानों का क्या रहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान रहा था। ठीक है। औरंगजेब ने इससे खुश होकर के अनूप सिंह को अदूनी की जागीर दी थी। कहाँ की जागीर दी थी? अदूनी की जागीर दी थी। ठीक है दोस्तों, लिख लो। औरंगजेब ने एक तो था औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है ये औरंगाबाद, और दूसरा अदूनी। इस अदूनी को ही दूसरा बीकानेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? दूसरा बीकानेर कहा जाता है। दोस्तों उतार लो, फिर आइए चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से हम बीकानेर के इतिहास को पूरा करने वाले हैं। मुश्किल से इसकी एक क्लास और होगी, नेक्स्ट क्लास में हम बीकानेर का इतिहास पूरा कर लेंगे। अनूप सिंह की बात चलती है। जो अनूप सिंह था दोस्तों, अनूप सिंह जो है इस ये उच्च कोटि का विद्वान था। क्या था ये? उच्च कोटि का विद्वान था। और क्या था अनूप सिंह? उच्च कोटि का विद्वान था। तो लिख लो इसे कि अनूप सिंह है उच्च कोटि का विद्वान था। उच्च कोटि का क्या था? अनूप सिंह क्या था? उच्च कोटि का विद्वान था। इसने बहुत सारी रचनाएं की थी। इसने बहुत सारी क्या की थी? रचनाएं लिखी थी। और कौन कौन सी रचनाएं आपको मुझे लगे? काम प्रबोध, एक जो थी वो थे अनुपोदय। ये जो अनुपोदय है ये किस पर आधारित है? गीत गोविंद की जो टीका है उस पर आधारित है। टीका पर आधारित। किस पे आधारित है ये? गीत गोविंद की टीका पर आधारित है। ठीक है दोस्तों। और एक है कौन सी? अनूप विवेक।
एक कौन सी है, ये था विवेक, और एक है जिसका नाम है, फिर मुख्य मुख्य क्या है, तीन जो है इसकी रचनाएं हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे की। ये जो अनूप सिंह है, इसने क्या किया था, एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, पुस्तकालय का निर्माण करवाया था बीकानेर के अंदर। जैसे क्या करवाया था, बीकानेर के अंदर संस्कृत पुस्तकालय का निर्माण करवाया था, और उस संस्कृत भंडार पुस्तकालय का जिसने निर्माण करवाया था, उसको बदल करके उसका नाम क्या करवा दिया गया था, अनूप भंडार पुस्तकालय। संस्कृत भंडार पुस्तकालय क्या करवाया, का निर्माण। और इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, अनूप भंडार पुस्तकालय। और इस पुस्तकालय के अंदर महाराणा कुंभा की जो रचनाएं थी उनका किया गया था, संकलन किया गया था। महाराणा कुंभा की रचनाओं का संकलन क्या करवाया गया था, महाराणा कुंभा की जो रचनाएं थी उनका क्या करवा दिया गया था, संकलन करवा दिया गया। हाँ ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे की। अनूप सिंह ने बीकानेर का दुर्ग है उसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उनको स्थापित करवा करके मंदिर का निर्माण करवाया था। तो पूछा जाता है, बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। ठीक है दोस्तों, दोस्तों 33 करोड़ का कॉन्सेप्ट समझ लो। आमतौर पर आप लोगों को सुनने को मिलता है कि जो हिंदू धर्म है उसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता है, परंतु दोस्तों एक्चुअल में ऐसा नहीं है। असल में 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है। क्या है ये, 33 कोटि। कोटि का मतलब होता है दोस्तों प्रकार, मतलब कि जो हिंदू धर्म है उसके अंदर 33 प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है, परंतु जब इसका उच्चारण किया गया तो विद्वानों के द्वारा गलत प्रयोग कर लिया गया। ये कोटि का एक अर्थ करोड़ भी होता है। तो लोगों को लगा कि हिंदू धर्म में कितने भगवान हैं, देवी देवता है, कम से कम 33 करोड़ देवी देवता है, परंतु यह संभव नहीं है जहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता हो। 33 प्रकार जरूर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट में क्लियर कर लेना। वैसे रिलेटेड नहीं था, पर फिर भी जानकारी के लिए मैंने आपसे शेयर कर दी। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ बनवाया, बीकानेर के अंदर बनवाया। और ये कैसे बनवाया, जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ो अभियान चलाए थे। क्या करवाए थे, मंदिर तोड़ो अभियान चलाए थे औरंगजेब ने। तब उस समय क्या था, ये दक्षिण भारत में ही था। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा ही था गोलकुंडा अभियान और बीजापुर अभियान। जब इसे पता चलता है कि औरंगजेब मंदिर तुड़वाना स्टार्ट कर दिया और ये आज को कल मंदिर तुड़वा देगा, तो जब ये दक्षिण भारत से वापस निकालने की तरफ जाता है तो रास्ते में जितने भी मंदिर मिलते हैं उन सबकी मूर्तियों को अपने साथ लेकर आ जाता है, और सभी मूर्तियों क्या कर देता है, बीकानेर में आकर स्थापित करवा देता है। इस कारण से क्या कहा जाता है, जो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है उसका निर्माण कैसे कहाँ करवाया गया, बीकानेर में। किसके द्वारा, अनूप सिंह के द्वारा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बनता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, ये है दोस्तों मंडोर के अंदर। और इसका निर्माण करवाया था अभय सिंह के द्वारा। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, अभय सिंह के द्वारा निर्माण, अभय सिंह द्वारा। ठीक है दोस्तों, उतार लो अनूप सिंह के बारे में। अब जो अभय सिंह अनूप सिंह है उसकी हम कुछ साहित्यिक विशेषताएं पढ़ लेते हैं, जिससे फिर अनूप सिंह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब बात करते हैं अनूप सिंह के समय की जो साहित्यिक विकास था, साहित्य के अंदर क्या क्या विकास हुआ था, उसकी हम चर्चा करेंगे और अच्छे से। तो नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। साहित्यिक विकास, साहित्यिक विशेषताएं लिख लो। साहित्यिक विशेषताएं, ठीक है दोस्तों, समझ रहा दोस्तों। अनूप सिंह के समय पर मारवाड़ी जो साहित्य, उसके जो गद्य साहित्य है, हिंदी का जो साहित्य होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है गद्य और एक होता है पद्य। जो गद्य साहित्य है उस साहित्य का सर्वाधिक क्या हुआ था, विकास हुआ था, ठीक है दोस्तों। मारवाड़ी का गद्य साहित्य का, गद्य साहित्य का सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक क्या हुआ था, मारवाड़ी का जो गद्य साहित्य दोस्तों क्या हुआ था, उसका सर्वाधिक क्या हुआ था, विकास हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों क्या क्या साहित्य होता है। तो एक ग्रंथ है वेताल पच्चीसी। ग्रंथ क्या है, वेताल पच्चीसी। गुप्त साम्राज्य आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके अंदर हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। उस चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था विक्रमादित्य। इसका क्या नाम था, विक्रमादित्य। और उसके दरबार में एक विद्वान रहता था जिसका नाम था वेताल भट्ट। इसका क्या नाम था, वेताल भट्ट। और वो वेताल जो है वो क्या करता है, एक ग्रंथ लिखता है जिसका नाम होता है वेताल पच्चीसी। उसको हम क्या क्या जानते हैं, विक्रम वेताल के नाम से जानते हैं। विक्रम वेताल की जो कहानी हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर वेताल जो होता है वो विक्रम बताता है कहानी के बारे में, और विक्रम का जो न्याय होता है उस न्याय की परीक्षा लेता है कि विक्रम सही न्याय कर पाता है नहीं कर पाता। तो वो जो वेताल भट्ट विद्वान है, वो विक्रमादित्य जो है, उसकी जो 25 न्याय की जो कहानियां हैं उसको क्या करता है, उस ग्रंथ में शो दर्शाता है। तो वो जो वेताल पच्चीसी, इसका क्या किया गया था, गद्य भाषा में अनुवाद किया गया था इसका, गद्य भाषा में अनुवाद। ऐसे ही एक आनंद राम है जिसने भगवत गीता का कौन सी भाषा में अनुवाद किया था, आनंद राम। इस आनंद राम ने भगवत गीता, भगवत गीता क्या करवा दिया था, इस आनंद राम ने भगवत गीता क्या करवाया था, गद्य भाषा में अनुवाद। ये दोस्तों, तो ये तो साहित्य क्या हुई, विशेषता हुई। अब बात करते हैं इसके दरबारी विद्वानों की। ये जो इसके दरबारी विद्वान थे वो क्या, कौन कौन से दरबारी विद्वान थे, तो लिखना शुरू कर दो। सबसे पहला तो जो दरबारी विद्वान है उसका नाम है भाव भट्ट। क्या नाम है उसका, भाव भट्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान पूछ ले जाएगी, ये विद्वान कौन से शासक के दरबार में रहता था, तो लिखो पहला है भाव भट्ट, दूसरा है अनंत भट्ट, जनार्दन था एक दरबार में, उस जनार्दन का क्या था, पुत्र था भाव भट्ट। दूसरा कौन सा है, दूसरा है अनंत भट्ट। तीसरा है मणिराम, जिसका नाम क्या है, मणिराम। जब हम साहित्य पढ़ेंगे, राजस्थान में साहित्य उस में ग्रंथ है वो भी मैं बता दूंगा कौन सी ग्रंथ की रचना की थी इन्होंने, मणिराम। चौथा है उदय सिंह। चौथे का क्या नाम है, चौथे का नाम है उदय सिंह। उदय सिंह, इसका उदय चंद्र सिंह, उदय चंद्र लिख लो, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, मुख्य हमें दरबारी विद्वान मिलते हैं किसके, अनूप सिंह के समय के, ठीक है दोस्तों। तो ये था अनूप सिंह आज के लेक्चर में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर सूरज सिंह की, और इसके पीछे 5-7 जो राजा आएंगे उनका काल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही कोई हमें जानकारी मिलती है। तो हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, सूरज सिंह की, नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे पढ़िए।
और क्लास शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।